आंसूराज टुमी सर हम आंसू हैं। ठीक है, आंसू आ गए। चलो आ गए तो जुड़े रहो, पढ़ाई करो। कब तीसरा कवित्व हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा कवित्व। तीसरे कवित्व में क्या है आप देखेंगे। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात का वर्णन है। पूर्णिमा की रात सुंदर और प्यारी रात होती है। आभा से उजारी रहती है, मतलब उजाला फैला रहता है चारों तरफ। उसको किन किन बिंबों से बिंबित किया है कवि ने, इसको हम देखेंगे। बड़ा ही नए बिंबों का प्रयोग किया है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो अनूठा है। दूध में क्या करता है, चांदनी रात के सौंदर्य को दिखाने के लिए, चांदनी रात की कांति को दिखाने के लिए दूध में फेन, दूध में कैसे फेन उठता है आपने देखा कभी? जब कोई दूहने वाला दूहता है दूध तो उसमें फेन कैसे उठता है। एकदम बाल्टी में ऊपर ऊपर फेन, नीचे दूध हो जाता है। तो कभी दूध लेने गया होगा तो पता होगा कि फेन कैसा होता है। तो दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंबों का, पारदर्शी उसमें भी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी कहते हैं, आर पार दिखने वाले को। तो जैसे चांदनी रात में आर पार दिखता है ना, कोई भीति नहीं, कोई दीवार नहीं, सब आर पार दिखता है चांदनी रात में। जैसे दिन में दिखता है वैसे चांदनी रात में भी दिखता है, सब कुछ दिख जाता है। इसलिए कवि ने कहा कि दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब क्यों लिया होगा? क्योंकि सफ़ेद सब कुछ रहता है। चांद की चांदनी बिखरी पड़ी रहती है तो सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है। इसलिए दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है ना? तो चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। कुशल काव्य प्रणेता, कुशल कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो आप तीसरे कवित्व को देखेंगे, शब्दों को देखें। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिली मिली होती, मोतिन की माला मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा से उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब कैसे रीतिकाल का कवि है देव, तो देव कविता में सौंदर्य बोध, देव की कविता में सौंदर्य बोध
निश्चित रूप से होगा। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है, प्रकृति की सुंदरता का, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन छायावादियों ने भी किया है, लेकिन रीतिकाल का कवि होकर देव ने जो चांद की मनोहर छटा का जो वर्णन किया है वह अनुपम है, अनूठा है। स्फटिक शिलानी सो सुधार्यो, स्फटिक शिला आपने देखा होगा। स्फटिक शिला सब कुछ पारदर्शी चीज़ों का प्रयोग है, वस्तु का प्रयोग है, पदार्थ का प्रयोग है। स्फटिक का शिला देखा है, पत्थर, कोई कोई स्फटिक का माला पहनता है। स्फटिक एक प्रकार का पत्थर है जो पारदर्शी होता है। तो स्फटिक शिला सो सुधार्यो, सुधा मंदिर, ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है वह सुधा के मंदिर का जो निर्माण हुआ है, सुधा भी सफ़ेद माना जाता है, सुधा मतलब अमृत, तो अमृत भी सफ़ेद माना जाता है और अमृत भी सफ़ेद, स्फटिक भी सफ़ेद। स्फटिक का माला, ठीक है ना, स्फटिक भी सफ़ेद माना जाता है और सुधा भी सफ़ेद माना जाता है। सुधा मतलब अमृत का कलर भी सफ़ेद माना जाता है। तो फटिक, स्फटिक, स्फटिक मतलब, फटिक मतलब स्फटिक, तो स्फटिक शिला से सुधा के मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मंदिर का निर्माण किससे हुआ है? स्फटिक शिला से हुआ है, जो मंदिर, जिस मंदिर के आर पार आप देख सकते हैं। कौन सा मंदिर? यदि चांदनी रात रूपी, जो चांदनी रात में जो चांद अपनी चांदनी बिखेरे हुए है, उस चांदनी को कहा कि ये कैसा मंदिर है, किस तरह के मंदिर का निर्माण हुआ है? जिस मंदिर में स्फटिक शिला से बना हुआ हो, मतलब आर पार दिखने वाला स्फटिक का शिला हो और उस शिला से मंदिर का निर्माण हुआ है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, उदधि कहते हैं सागर को, समुद्र को, दधि मतलब दही, तो सागर का समुद्र उमड़ रहा हो ऐसा जान पड़ रहा है। दही के सागर का समुद्र, इमेजिन करो, कल्पना करो कि दही के सागर का समुद्र हो, ठीक है ना, दही के सागर का समुद्र हो, कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, नेम चेंज हो गया था, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, पढ़ाई करो। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनो। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, किस चीज का समुद्र है? दही का समुद्र। इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि दही का समुद्र उमड़ रहा हो। पानी का समुद्र उमड़ते हुए तो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो टेलीविज़न में कहीं ना कहीं तस्वीरों में, टीवी वगैरह पर तो समुद्र का कि मतलब बातें बताई जाती, दिखता रहता है हमेशा, लहरें दिखती। अभी कौन सा लहर आया था अभी हाल में अभी जो तूफान आया था, उसमें भी दिखाया कि कैसे वह तूफान का रूप धारण किए हुए है। तो वैसे ही आप इमेजिन करिए कि हमने दही का समुद्र देख लिया, जो चांदनी रात है वह दही के समुद्र की तरह उमड़ रहा है, दही का समुद्र उमड़ रहा हो, दही भी सफ़ेद और दही का समुद्र उमड़ रहा हो ऐसा जान पड़ रहा है चांदनी रात। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, मतलब स्थिर नहीं है, अमंद मतलब चंचल, वो जो नदी चंचल हो, ठीक है ना, हाँ, चंचल नदी हो। हाँ बेटा, तो नदी कैसी हो? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट देख लेते हैं।
हमने तो म्यूट नहीं किया है, आवाज़ तो अब आ रही है। अब आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, आवाज़ नहीं आए तो बता देना, आवाज़ नहीं आए तो बताना। अब तो आ रही होगी, बिल्कुल। तो दही का समुद्र उमड़ रहा हो जो चंचल हो, स्थिर नहीं हो, अस्थिर हो। दही का समुद्र उमड़ रहा हो, ये जो चांदनी रात है, कवि कहता है कि स्फटिक शिला से बना हुआ यह मंदिर है और इसमें दही का समुद्र उमड़ रहा है। दही का समुद्र उमड़ रहा है ऐसा जान पड़ रहा है, और वह उमड़ रहा है तो निश्चित रूप से चल रहा होगा, लहरें उठ रही होगी ना, उसमें लहरें उठ रही है, अमंद है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चंचल है यह सागर। बाहर ते भीतर ले लो भीति न दिखे देव। देव कहते हैं कि इस समुद्र में बाहर से भीतर तक, आवाज अभी भी नहीं आ रही है। अरे हाँ, अब आवाज आ रही है। हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, ऐसे तो म्यूट वगैरह है नहीं। हाँ, अब आवाज आ रही है, कोई बोलो। लिखना जरूरी है, बोल दो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो बाहर ते भीतर ले भीति न दिखाई दे। स्फटिक शिला से बना हुआ है मंदिर, स्फटिक का शिला हो जो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो ऐसे शिला से बना हुआ मंदिर कैसा दिखेगा भाई? बाहर से भीतर तक कहीं इसमें दीवार नहीं है, भीति नहीं है। भीति मतलब दीवार, न कहीं कोई पिलर है, न कहीं कोई दीवार है, कहीं कोई रुकावट नहीं। आर पार देखिए, ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसा है मतलब कहीं भी उस मंदिर में दीवार नहीं है, न कोई पिलर है। बिना दीवार और पिलर का मंदिर, सफ़ेद मंदिर जो पारदर्शी बिंबों वाला पारदर्शी है, वह दिख रहा है आर पार। तो चांदनी रात में जहाँ तक दिखाई देता है, दिखता ही है ना, तो उसी चांदनी रात का कैसे बिंब विधान किया है आप देख सकते हैं। तो बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरसबंद। जिसके आंगन में, उस मंदिर के आंगन में क्या है? दूध का फेन फैला हुआ है। आप फर्श पर देखेंगे, उस मंदिर के फर्श पर, तो फर्श कैसा लग रहा है? दूध का फेन फैला हुआ है। मतलब उस मंदिर का आंगन या फर्श दूध के फेन जैसा पारदर्शी दिख रहा है, आर पार दिख रहा है। तो एक जगह दही का समुद्र उमड़ रहा है, ऐसा आपने देखा। स्फटिक शिला से बना हुआ मंदिर है जो आर पार दिखता है, ऐसा देखा। दूध का फेन फैला हुआ हो, उसके फर्श पर दूध के फेन जैसा सफ़ेदी हो, ऐसा जान पड़ रहा है। तो फरस बंद मतलब फर्श, ठीक है ना। उस मंदिर का फर्श कैसा है? दूध से के फेन से बना हुआ जैसा लग रहा है। इमेजिन करना है, कल्पना करना है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झीली मिली होती, उसी में, उस मंदिर में तारा के समान, तारा जो है ना, तारा, उसमें तारे टिमटिमा रहे होते हैं, झिलमिलाते हुए उनकी रोशनी मंद हो जाती है। जब पूर्णिमा की चांद हो, पूर्णिमा का चांद हो, तो तारे की रोशनी कम हो जाती है। अरे अंधेरी रात में ना तारे की रोशनी ज़्यादा होती है। तारे की रोशनी कब होती है? जब अंधकार हो तो तारा अधिक टिमटिमाता हुआ जान पड़ता है। उसकी रोशनी यहाँ धरती तक पहुँच नहीं पाती, लेकिन हमारे आँखों को
थोड़ी अच्छी लगती है, उनकी रोशनी दिख जाती है, तारे टिमटिमाते हुए अच्छे दिखते हैं जब अंधेरी रात होती है। जब उजाली रात होती है और वो भी पूर्णिमा की रात्रि हो तो तारा कैसा दिखेगा? तारा सी तरुणी, तारा के समान कोई तरुणी, कोई युवती, ठीक है ना, झिलमिला रही है। कहाँ? ठीक है ना, उस मंदिर में कहीं तारा के उस चांदनी रात में तारा के समान कोई तरुणी मतलब कोई युवती झिलमिला रही है। और वो कैसी दिखती है? उसके गले में, और कौन है वो? राधिका है, दूसरी कोई नहीं, वो कृष्ण की राधा है जिसके गले में, अब देखिए, मोती की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका का जो फूल है वो सफ़ेद फूल होता है। आप मल्लिका को देखेंगे वह भी सफ़ेद है। तो कभी उसको क्या कहता है कि मोती की ज्योति है, मतलब गले में, राधिका के गले में जो मल्लिका है वह मोती की ज्योति पहना रही है, मतलब गले में माला पहना रही है जो मल्लिका का फूल भी सफ़ेद ही होता है, मोती भी सफ़ेद। तो किसकी ज्योति बढ़ रही है भाई? राधिका की ज्योति बढ़ रही है, राधा की ज्योति बढ़ रही है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में राधा का नाम है, देखिए सबसे नीचे वाली पंक्ति में आप देखेंगे तो राधा का नाम आया है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, वह कैसी तरुणी है, कैसी नवयुवती है, कितनी सुंदर लग रही है। मोती की ज्योति मल्लिका के फूल को मिलाकर कितनी प्यारी लग रही है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, वो आरसी अंबर कैसा लग रहा है? आरसी मतलब आईने के समान, दर्पण के समान, आईने के समान, शीशा माफिक, एकदम सफ़ेद, एकदम आर पार दिखने वाला। आसमान कैसा है? जो आर पार दिख रहा है, नीला नीला आसमान दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसी को कहा है आरसी से अंबर। तो आरसी के समान सफ़ेद मतलब शीशा माफिक, शीशा के समान वो झलकता हुआ आसमान कैसा है? शीशा के समान झलक रहा है, शीशे के समान है, ठीक है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लागे, कैसी आभा लग रही है? रात्रि की आभा, चांद की आभा, चांद की कांति। आभा मतलब कांति, आभा मतलब रोशनी, आभा का मतलब प्रकाश, ठीक है ना। तो वो प्रकाशित हो रही है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, वो शीशा माफिक जो अंबर है, आसमान है, उसमें उसकी कांति कैसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी उजाली लग रही है। उजारी लागे, उजारी मतलब उजाला, उजाला फैला हुआ है चारों तरफ, जिधर भी देखिए, जिधर भी नज़र दौड़ाइए, उजाला ही उजाला है, सफ़ेदी ही सफ़ेदी है। और इसी से अंबर में आभा से उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो राधिका कैसी लग रही है? आरसी के समान उस अंबर में प्यारी राधिका। मैंने पहले ही कहा जो नवयुवती है, युवती है, वह कौन है? दूसरा कोई नहीं है, राधा है, कृष्ण की प्रेमिका है कह लीजिए। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, प्यारी राधिका, राधिका जो प्यारी लग रही है वह उसके समान चांद लग रहा है। अब देखिए, अब यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार है, ठीक है ना भाई। चांद से राधा के सौंदर्य की तुलना करनी चाहिए, न कि चांद की तुलना राधा से की जा रही है। अब देखिए यहाँ उल्टी बात है। ब्याज स्तुति जब उपमेय उपमान से बढ़कर हो जाए तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो यहाँ प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद,
राधिका कैसी लग रही है? सॉरी, चांद कैसा लग रहा है? चांद राधा के सौंदर्य के समान लग रहा है। चांद जो है ना, वह राधा के सौंदर्य के समान लग रहा है। जब ऐसा सब कुछ वातावरण हो, सफ़ेदी ही सफ़ेदी हो, उस मंदिर में, उस मंदिर के आंगन में खड़ी जो नवयुवती है वह राधिका है। जो मल्लिका की ज्योति मिलकर, मोती और मल्लिका मिलकर उसके सौंदर्य को चार चांद मतलब और भी बढ़ा रहा है। और उस अंबर से, आरसी से अंबर में, मतलब दर्पण के समान शीशा माफिक उस अंबर में जो आर पार अंबर दिख रहा हो, वैसे अंबर में राधिका, प्यारी राधिका के समान चांद लग रहा है। तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, तो राधिका के समान चांद का प्रतिबिंब लग रहा है, चांद लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, बात उल्टी है। चांद की चांदनी खिली हुई है चारों तरफ, उसमें राधा बहुत प्यारी लग रही है, राधा के समान। राधा के सौंदर्य को प्रकृति का जो मल्लिका है ना, वो बढ़ा देती है। इसलिए कवि ने नया प्रतिमान गढ़ दिया, नई बात कह दी कि प्यारी राधिका के समान को प्रतिबिंब सो लगत चंद, के समान चांद लग रहा है, जैसा लग रहा है। तो अब इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए किसी पंक्ति में, नहीं तो आप देखिए प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? स्फटिक शिला के रूप में, मंदिर के रूप में, जो स्फटिक शिला से बना हुआ सुधा का मंदिर है, अमृत का मंदिर है, अमृत की धारा बह रही हो, वैसा लग रहा है। स्फटिक शिला में अमृत भी सफ़ेद, स्फटिक भी सफ़ेद, और वो पारदर्शी है। दही के समुद्र उमड़ रहा है, कहीं बाहर से अंदर तक कहीं भीति नहीं, दीवार नहीं। दूध, उसका जो फर्श है, उस मंदिर का जो फर्श है वह दूध के फेन जैसा है। और तारा के समान क्या है, कोई तरुणी उसमें खड़ी है। मोती और मल्लिका वगैरह सब सफ़ेद ही सफ़ेद है। तो सब सफ़ेद मिलकर, सफ़ेद ही मिलकर वो राधा के सौंदर्य को भी बढ़ा रहा है। आरसी के समान शीशा माफिक क्या कौन है? आसमान है, गगन है, नभ है, ठीक है ना, जो उजारी लग रही है, मतलब काफ़ी प्यारी लग रही है। उसमें आभा है, कांति है और सफ़ेदी है, ठीक है। प्यारी राधिका को प्रति चांद प्यारी राधिका के समान लग रहा है। तो इन बातों को आप लिखेंगे, तब आपका प्रश्न के उत्तर सही हो जाएगा। तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने आपको बता दिया, प्यारी राधिका जो मोती के ज्योति से इतनी इसकी कांति बढ़ गई है कि चांद किसके समान लगने लगा है। ब्याज स्तुति अलंकार, जिसको ब्याज स्तुति अलंकार भी कहते हैं, मैंने ब्याज स्तुति ही तो कहा। ब्याज स्तुति में क्या होता है, उपमेय उपमान से बढ़कर हो जाता है, उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार है। तो चांद से राधिका की तुलना न करके कवि ने क्या कर दिया, राधिका जैसा चांद लग रहा है, प्यारी राधिका के समान चांद लग रहा है, प्रतिबिंब सो लगत चंद, यहाँ ब्याज स्तुति है, इसलिए मैंने अलंकार भी बताया। और राधिका बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मोती की ज्योति, तारा के समान तरुणी, ये तरुणी जो है ना झिलमिला रही है, तारा के समान जो प्यारी राधिका ही है वो। तो मोती की ज्योति मिलकर और मल्लिका और मकरंद से मतलब भरपूर होकर कैसी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है कि चांद जो है वह राधिका के समान लगने लगा है। तो ब्याज स्तुति अलंकार है, मैंने आपको बता दिया। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए
कि कवि ने चांदी रात को जलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है भाई। स्फटिक, सुधा, उदधि दधि, उदधि मतलब क्या है, उदधि दधि का प्रयोग किया है। फिर दूध का फेन का प्रयोग किया है। फिर तारा के समान तरुणी, ये इसका प्रयोग किया। मोती, मल्लिका का प्रयोग किया, मोती की ज्योति और मल्लिका, सब सफ़ेद सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग किया है। ये सब नए नए प्रतिमान हैं या उपमान हैं, ठीक है ना। इनको आप लिखेंगे। तो अब हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत कुछ हो गया, ये समाप्त हो गया आपका इस चैप्टर, ठीक है। मैं समाप्त करता हूँ। आदेश है ना। सुनने के लिए काफ़ी आपको धन्यवाद, आभार।